नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं और देश के सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। राजनीति में ना तो किसी की दोस्ती पक्की होती है और ना ही किसी की दुश्मनी। सियासत एक ऐसा तराजू है जिसके पलड़े कभी ऊपर तो कभी नीचे होते रहते हैं। आज कांग्रेस का एक पलड़ा नीचे हुआ है और बीजेपी का एक पलड़ा भारी हो गया। इस पलड़े का नाम है जितिन प्रसाद, कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के खासम खास। और यूपी में कांग्रेस की ब्राह्मण राजनीति के जाने पहचाने चेहरे जितिन प्रसाद ने बीजेपी के साथ आकर कांग्रेस के खेमे में खलबली मचा दी है। जितिन प्रसाद ने औपचारिक तौर पर बीजेपी का दामन थाम लिया, लेकिन बड़ा सवाल, जितिन के बीजेपी में आने से क्या पार्टी को मिलेगा जीत का आशीर्वाद? क्या ब्राह्मण यूपी में शंख बजाएगा? ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ब्राह्मण राजनीति का योद्धा अपने दल का हथियार रखने की घोषणा कर चुका है। पंजे को नमस्ते कहकर कमल दल का पटका पहन लिया जितिन प्रसाद ने। यूपी में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जिस कांग्रेस की कश्ती के खेमनहार बने थे, जिन राहुल और प्रियंका के सिपहसालार बने थे और कांग्रेस में रहकर यूपी में ब्राह्मणों की तरक्की के जो करतार बने थे, उन सबको नमस्ते कहकर आ गए बीजेपी के खेमे में खुशियों की खनक के साथ। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने आज इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में मुझे सदस्यता और सम्मान दिया है। असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए। हम जानते हैं कि उनके प्रति देश की भावना क्या है, प्रधानमंत्री जी के प्रति, और वो जो नए भारत का निर्माण कर रहे हैं उसमें मुझे भी एक सदस्यता जो आज मैंने ग्रहण की है भारतीय जनता पार्टी की, एक योगदान छोटा सा करने का भारत के प्रति, भारत की जनता की आने वाली पीढ़ियों के प्रति करने का अवसर मिलेगा। दिल्ली का सूरज दहक रहा था, लेकिन सुबह से जितिन का मन मोम हो रहा था। कांग्रेस छोड़ने की सुगबुगाहट सुबह से ही शुरू हो गई थी। दोपहर होते होते जितिन प्रसाद की गाड़ी चल पड़ी पीयूष गोयल के आवास की ओर। जैसा कि तय था वैसा ही हुआ। पीयूष गोयल ने जितिन प्रसाद को बीजेपी में शामिल कराया। जिस प्रकार से उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत प्रमुख भूमिका वर्षों वर्षों तक निभाई, वो हम सब देखा करते थे। इनके पिताजी का भी बहुत बड़ा योगदान था वर्षों वर्षों तक कांग्रेस में, और कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस की सरकारें हो। बीजेपी में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले, गृह मंत्री अमित शाह से मिले। इस मुलाकात के बाद जितिन के मुंह से बीजेपी के नेताओं के लिए फूल झरे। देश के सामने जो चुनौतियां हैं, देश के परिप्रेक्ष्य में जो एक मुझे दिखता है एक मजबूत नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो निस्वार्थ देश की सेवा में लगे हैं, उनसे प्रेरणा लेते हुए, और तमाम ऐसे बिंदु हैं जब हम राजनीति में आते हैं तो हमारे ये लक्ष्य रहता है कि एक माध्यम बने, एक ऐसा माध्यम ढूंढें जिनसे हम जनता के हितों की रक्षा कर सकें। बीजेपी में शामिल होने के बाद जितिन जितना खुश थे उतने ही खुश थे ज्योतिरादित्य भी, क्योंकि उन्हीं के नक्शे कदम पर बढ़ते हुए आए हैं जितिन। पार्टी प्रगति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में आगे अग्रसर हो रही है। उसी पार्टी के मुख्य धारा में मेरे छोटे भाई आज जितिन भी आए हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और अपने तरफ से उनका तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। बीजेपी वाले जितनी गर्मजोशी से जितिन प्रसाद का स्वागत कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा गर्मजोशी से वो स्वागत कर रहे हैं जो पहले ही कांग्रेस से किनारा कर चुके हैं। बहरहाल
जितिन प्रसाद 2001 में इंडियन यूथ कांग्रेस से जुड़े। 2004 में जितिन पहली बार शाहजहांपुर से लोकसभा चुनाव जीते। यूपीए 1 की सरकार में जितिन को केंद्रीय मंत्री बनाया गया। 2009 में जितिन प्रसाद धौरहरा से लोकसभा चुनाव जीते। यूपीए 2 में जितिन को पेट्रोलियम और सड़क परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री का दर्जा मिला। 2014 में जितिन प्रसाद चुनाव हार गए। 2017 में जितिन विधानसभा चुनाव लड़े और इसे भी हार गए और 2019 में भी जितिन प्रसाद चुनाव तो लड़े लेकिन जीत नहीं सके। मतलब 2014 में बीजेपी के उदय के साथ ही जितिन के सितारे गर्दिश में चले गए थे। वो अपने आप को यूपी में कांग्रेस का बड़ा नेता तो मानते थे क्योंकि उनके हाथ सीधे राहुल और प्रियंका तक पहुंचते थे, लेकिन यूपी में कांग्रेस अध्यक्ष चुनने की बारी आई तो बाजी मार ले गए अजय कुमार लल्लू। ये जितिन को खल गया। इसके बाद भी जब कांग्रेस में कलह हुई तो जितिन प्रसाद दूसरे खेमे में नजर आए। कांग्रेस के 20 से ज्यादा बड़े नेताओं ने जब पार्टी में बदलाव की चिट्ठी लिखी तो उसमें एक नाम जितिन प्रसाद का भी था। कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि जितिन प्रसाद का दिल कांग्रेस से दरक रहा था और जब आदमी का दिल दरकता है तो वो दल बदल दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यहाँ एक बात बतानी और जरूरी है कि जितिन प्रसाद के पिता भी दिग्गज क्रांतिकारी कांग्रेसी नेता थे। जितेंद्र प्रसाद 2 प्रधानमंत्रियों के राजनीतिक सलाहकार थे। साल 2000 में जितेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव सोनिया गांधी के खिलाफ लड़ा था। जाहिर सी बात है कि पिता के कुछ गुण बेटे में भी होंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों के हितैषी बनकर बीजेपी का भला कर सकेंगे? दिल्ली से मौसमी सिंह, हिमांशु मिश्रा और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। शायद इसी का नाम सियासत है। जो जितिन प्रसाद कल तक बीजेपी को कोसते रहते थे, आज उन्हें बीजेपी में अपना भविष्य नजर आ रहा है। आइए जितिन के पहले और अब के बयान जरा सुन लेते हैं, जहां उनके सुर एकदम बदले बदले से नजर आ रहे हैं। मैं भी जानना चाहता हूं और आप लोग भी उत्तर प्रदेश से हैं, कौन सी उनकी उपलब्धि है, क्या हुआ इस 1 वर्ष के कार्यकाल में, कौन सी नौकरियां मिल गई, कौन से किसानों की आमदनी दुगनी हो गई, कौन सी सड़कें बन गई, कौन सी कानून व्यवस्था सुधर गई, जो यहां जाके वहां बखान कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा कार्य करेगी। चाहे वो देश हित हो, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो जिला हो, अगर आप अपने लोगों के उपयोग नहीं आ सकते, उनके सहायता के लिए आप मौजूद नहीं हो सकते और आपके इस लायक नहीं है कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं, तो वो मुझे महसूस होने लगा कि मैं वो कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पा रहा हूं। पहले विरोधी सुर और अब घर के हो गए हैं तो जुबान बिल्कुल बदल गई है। कहते हैं दिल्ली की सियासी गद्दी का रास्ता वैसे उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। इसी वजह से जितिन प्रसाद के नाम की चर्चा काफी ज्यादा है और उसमें यूपी का ब्राह्मण वोट बैंक एक अहम रोल अदा करता है और ब्राह्मण वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश बीते 1.5-2 सालों से ब्राह्मण एकता परिषद के जरिए जितिन प्रसाद करते रहे हैं। यूपी में आपको बताते चले करीब 11 से 14% के आसपास ब्राह्मण वोट हैं, जो कि सरकार बनाने में बड़ा रोल अदा करते हैं। 21 मुख्यमंत्रियों में से 6 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण रहे हैं, जिसमें 3 बार नारायण दत्त तिवारी ने कमान संभाली। फिलहाल मोदी मंत्रिमंडल में 11 केंद्रीय मंत्री ब्राह्मण हैं, जबकि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी पहली केंद्र सरकार में 7 ब्राह्मण मंत्री थे, जो कि उस मंत्रिमंडल का 30% था। और यहां पर अब हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण ने बीजेपी का कितना साथ दिया है, इसको भी समझिए। विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2007 में 40%, 2012 में 38% और 2017 आते आते 80% ब्राह्मण मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। यानी योगी सरकार के प्रचंड बहुमत में ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा योगदान माना गया, जैसा कि यहां पर आप देख भी रहे हैं। आगे बढ़ते हुए लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव में भी यूपी के ब्राह्मणों का रुझान तेजी से बीजेपी की ओर झुका। मोदी के मैदान में आने के बाद 2014 में जहां 72% यूपी के ब्राह्मण बीजेपी के साथ आ गए, तो वहीं 2019 में ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़कर 82% तक पहुंच गया। और यूपी में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन की बदौलत मोदी सरकार 2 बार प्रचंड सीटों के साथ सत्ता पर काबिज हो गई। तो ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं विधानसभा की और लोकसभा की। 11 से 14% के आसपास ब्राह्मण मतदाता और उन्हीं को लुभाने में, रिझाने में लगातार भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। इन सब के बीच सियासत में यूं भी कभी कुछ ऐसे ही नहीं हो जाता।
जो कुछ भी होता है उसके अपने मतलब और मायने होते हैं। जितिन प्रसाद को लेकर लगातार कयासों का बाजार भी गर्म रहा था। वैसे जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के अपने मायने हैं। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और माना यह जा रहा है कि ब्राह्मणों में एक बड़ा तबका मुख्यमंत्री योगी से नाराज है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी चुनाव में किसी भी तबके को नाराज नहीं करना चाहेगी, और जब उसको इस तरह का शानदार प्रचंड बहुमत ब्राह्मणों का मिला हुआ हो, ऐसे में अगर नाराज ब्राह्मणों को समझाने और अपने पाले में लाने का काम जितिन प्रसाद को मिले तो फिर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बस्ती में बदमाश प्रदीप पांडे का एनकाउंटर, लखनऊ में बदमाश सुनील शर्मा का एनकाउंटर, लखनऊ में बदमाश राकेश पांडे का एनकाउंटर, बिकरू कांड के अपराधी विकास दुबे का एनकाउंटर, अमर दुबे, प्रभात मिश्रा, उमाकांत तिवारी का एनकाउंटर। इन सारे नामों में दो बातें मिलती जुलती थी। पहली ये कि ये सारे बदमाश थे और दूसरी ये कि ये सारे ब्राह्मण थे। यूपी पुलिस ने अपराध को समाप्त करने में भले ही जाति धर्म न देखा हो, लेकिन ब्राह्मणों के तबके में ये मैसेज बहुत तेजी से गया कि यूपी में चुन चुन कर ब्राह्मणों का एनकाउंटर किया जा रहा है। और ये मैसेज किसी और ने नहीं, जितिन प्रसाद जैसे विपक्षी नेताओं ने ही दिया, जो आज से पहले कांग्रेस में थे। यहाँ ये बताना जरूरी है कि CSDS के सर्वे के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में 83% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया। 2017 के विधानसभा चुनाव में 80% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया और 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 72% ब्राह्मणों ने वोट दिया था। जाटव और यादव के साथ ब्राह्मण समुदाय प्रदेश का सबसे बड़ा वोट बैंक है। यही वोट बैंक बीजेपी का डर भी है और योगी सरकार के दोबारा सत्ता में आने का साधन भी। ब्राह्मण समाज में यूपी का वोटिंग पैटर्न बदलने की क्षमता है। जाहिर सी बात है कि इनकी नाराजगी बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए जितिन बाबू के कंधे पर बीजेपी का अंगवस्त्र डाला गया। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर वो सत्ता में आए तो भगवान परशुराम की भव्य प्रतिमा बनवाएंगे। बीएसपी की मुखिया मायावती ने भी ब्राह्मणों को उचित सम्मान दिलाने की बात पहले ही कही थी। यानी रस्साकसी तेज हो रही है। इस रस्साकसी में बीजेपी ने अपना दांव चल दिया है। अब देखना यह होगा कि जितिन प्रसाद को बीजेपी किस तरह से यूपी में प्रयोग में लाएगी। साथ ही सवाल ये भी है कि जितिन प्रसाद को सूबे में कोई जिम्मेदारी मिलेगी या ज्योतिरादित्य दत्त की तरह उन्हें भी राज्यसभा भेजा जाएगा। दिल्ली से मौसमी सिंह, हिमांशु मिश्रा और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे अलग अलग पार्टियों से तुलना करें तो यहां भी बीजेपी की हालत में तेजी से सुधार आया है। वहीं ब्राह्मणों की कांग्रेस से छटकने का खामियाजा पार्टी उठा रही है। 2009 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां बीजेपी को 53% ब्राह्मण वोट मिले थे। देखिए, हम आपको अलग अलग पार्टियों से तुलना करके दिखा रहे हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 31%, सिर्फ 31%, बीएसपी के खाते में उससे भी बहुत ज्यादा कम 9% और समाजवादी पार्टी के खाते में 5% ब्राह्मण वोट आया था। वहीं 2014 की लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट बैंक सीधे 31% से घटकर 11% हो गया, जबकि बीजेपी 53% से 72% तक पहुंच गई, जबकि 4% ब्राह्मण बीएसपी से शिफ्ट हुए। ये आंकड़ा अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी वजह से माना जा रहा है कि दरअसल जितिन प्रसाद के आने की वजह से अब बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि ब्राह्मण वोटर जो उससे नाराज है वो मान जाएगा। लेकिन क्या ऐसा संभव हो पाएगा, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। उधर चुनावी मौसम में दल बदल का दौर जारी है। यूपी में आगामी विधानसभा की हलचलें तेज हो रही हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल में सियासी ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बंगाल में टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए नेताओं की घर वापसी की अटकलें तेज हो गई हैं, जिसने एक बार फिर सियासी भूचाल ला दिया है। बंगाल में चुनाव खत्म हो गए, लेकिन बंगाल में नहीं खत्म हो रहा है खेला। वो खेला जो दल बदल से शुरू हुआ था। जिस सियासी खेल ने बंगाल में टीएमसी को तोड़ तोड़कर बीजेपी को बड़ा किया था, आज उन्हीं बीजेपी नेताओं की घर वापसी की अटकलें तेज हैं। एक बार फिर बंगाल ने दिल्ली की टेंशन बढ़ा दी है।
ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराने वाले और बंगाल में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और बंगाल के मौजूदा हालात पर चर्चा की। इससे पहले शुभेंदु अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ भी हालात पर मंथन कर चुके हैं। तो वहीं बंगाल से बीजेपी सांसद सौमित्रा खान और अर्जुन सिंह ने भी दिल्ली का रुख किया। हालांकि पार्टी के नेता किसी भी तरह की खींचतान से इनकार कर रहे हैं। मुकुल राय क्यों नाराज चल रहे हैं? मुकुल राय से पूछिए कौन नाराज है, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। हम लोग इस सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, ममता बनर्जी के खिलाफ हमारी लड़ाई है और अंतिम दम तक। हो सकता है यहाँ दोनों आदमी की कल हत्या हो जाए, जो परिस्थिति वहाँ चल रही है, लेकिन हम लोग उस लड़ाई को लड़ेंगे, लोगों के लिए लड़ाई। दरअसल पार्टी में रस्साकशी का दौर बंगाल में राष्ट्रपति शासन और हिंसा को लेकर शुरू हुआ है। 18 सांसद पहले ही हिंसा और लचर कानून व्यवस्था को लेकर राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग कर चुके हैं। हमारा जो बात सही है, पश्चिम बंगाल में जो अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार में रहित करने के लिए, अत्याचार में विरोधी पक्ष को बचाने के लिए कम से कम राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। क्योंकि दूसरा स्टेट में ऐसा नहीं होता जैसे अर्जुन दा ने बोला, मैं भी बोल रहा हूँ, ममता बनर्जी रोहिंग्या लेके पश्चिम बांग्लादेश बना रहा है। वहीं एक धड़ा लगातार राष्ट्रपति शासन का विरोध कर रहा है। दिग्गज नेता राजीव बनर्जी इसके खिलाफ खुलकर सामने आए। राजीव बनर्जी का कहना है कि इससे बंगाल की जनता नाराज हो जाएगी, जिसके बाद राजीव बनर्जी ने टीएमसी में भी जाने के संकेत दिए। दरअसल बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं की टीएमसी में वापसी की अटकलें तेज हैं। कोलकाता में बीजेपी की बैठक में तृणमूल से आए बीजेपी नेताओं के नदारद होने से ये मामला और तूल पकड़ा। बैठक में गायब होने वाले नेताओं में मुकुल रॉय, शमीक भट्टाचार्य और राजीव बनर्जी शामिल हैं। बीजेपी की ओर से गैर हाजिर रहने के कारण भी बताए गए। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष बोले, मुकुल रॉय पत्नी की खराब सेहत के कारण नहीं आए। शमीक भट्टाचार्य की मां की सेहत का हवाला दिया गया, जबकि राजीव बनर्जी के लिए निजी कारण बताए गए। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं लग रहा, इसकी वजह भी दिखने लगी है। मुकुल रॉय के बेटे ने खुलेआम टीएमसी में जाने की इच्छा जताई, तो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी मुकुल रॉय की पत्नी को देखने जा पहुंचे। राजीव बनर्जी तो खुलकर प्रदेश बीजेपी लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने तो राष्ट्रपति शासन की मांग करने वाले बीजेपी सांसदों को भी आड़े हाथों लिया। सोनाली घोष और दीपेंदु विश्वास तो पहले से ही टीएमसी में शामिल करने की गुहार लगा चुके हैं। যাদের মেরুদণ্ড নেই তারা চিন্তা ভাবনা করবে তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে গিয়ে আবার কুকুরের মতো থাকতে। আমি এটাকে পছন্দ করি না। আমার মনে হয় বাংলার মানুষ এইবার তার জবাব দিয়ে দিয়েছে। কোনো দল বদলুকে বাংলার মানুষ সাপোর্ট করেনি, তাই এটা নিয়ে একদম নিশ্চিতভাবে কোনোভাবে কারো ভাবা উচিত নয়। बीजेपी की टेंशन यूं ही नहीं बढ़ रही। देखिए वीरभूम की ये तस्वीरें। लवपुर गांव में बीजेपी कार्यकर्ता सारे बाजार माफी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी में जाकर गलती की, पंचायत को गलत तरीके से बदनाम किया, अब टीएमसी में आना चाहते हैं। तो क्या पश्चिम बंगाल में हार के बाद बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं है? वर्धमान में 150 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक साथ घर वापसी की। यहां तक कि बीजेपी युवा मोर्चा के मीडिया सेल इंचार्ज वीर प्रधान भी टीएमसी में शामिल हो गए। बाध्य हो रहे जाने का वापस ही, एक उनका घर लूटा जा रहा है, उनका कारोबार बंद कर दिया जा रहा है। कारोबार मतलब क्या, कोई छोटा सा एक चाय दुकान घर वापस नहीं जा सकते हैं, घर जला दिया गया। ये नया तरीका आजमा रहे हैं ये लोग कि जेसीबी लाके उसको घर को पूरा तोड़ के मिट्टी में मिला दिया। हावड़ा में राजीव बनर्जी के खिलाफ पोस्टर लग गए, जिसमें राजीव बनर्जी को पार्टी में दोबारा शामिल न करने की अपील की गई। बहरहाल बंगाल में खेला जारी है, जिसमें बीजेपी की टेंशन बढ़ा रखी है। दिल्ली से पौलोमी साहा और अशोक सिंघल के साथ कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू, आज तक। पश्चिम बंगाल से एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश। सहारनपुर की सियासत एक अदद हैंडपंप को लेकर गर्मा गई है। प्रशासन ने रोड के बीच आ रहे एक हैंडपंप को हटा दिया। इस पर कांग्रेस ने हैंडपंप को वापस वहीं लगाने की मुहिम छेड़ दी। उधर हिंदुवादी संगठनों ने मोर्चा संभाल लिया कि हैंडपंप को उसी जगह पर नहीं लगने देंगे।
एक हैंडपंप के लिए जान दांव पर। क्या कहना चाहेंगे? एक हैंडपंप के लिए गदर मचा है। एक हैंडपंप के लिए विधायक ताकत दिखा रहे हैं। एक हैंडपंप के लिए थाने की तरफ कूच कर दिया। सवाल यह है कि हैंडपंप उखाड़ा तो क्यों उखाड़ा? अनिल शर्मा की फिल्म गदर में सनी देओल ने हैंडपंप उखाड़ा तो गदर का रंग जम गया। लेकिन यूपी में इससे बड़ा गदर तो रियल लाइफ में हो गया। वजह वही थी, एक अदद हैंडपंप। हैंडपंप भी ऐसा कि जिसके लिए माननीय सड़कों पर आ गए भगवाधारियों ने मोर्चा संभाल लिया। देखो, दुकान के आगे नल होने से एक तो दुकान की कीमत का फर्क पड़ जा थोड़ा सा, अगर इन्हें बेचनी हो तो। अगर रह रहे हो तो जी तो भी थोड़ी बहुत दिक्कत तो देखो बंदे को होगी। और एक सभी तरह जिस कोई भी चाहेगा कि मेरी दुकान के आगे नल का ना हो। बस बवाल के बारे में तो हम कुछ नहीं कहना चाहते। हमारा कहना तो ये नल का रहे या ना रहे, हमारा जो मोहल्ले का, हमारा बाजार का, मेन बाजार का जो सौंदर्य है वो एक होना चाहिए। आपस में एक तो होना चाहिए हिंदू मुसलमान भाई में। और जो डीएम साहब ने आदेश किए हैं कि 5 से 7 मीटर की दूरी पे दूसरा नल का लगा दिया जाए। मेरे घर के आगे पहले नल का लगा हुआ है, मैं अपने घर के आगे नल का नहीं लगने दूंगा। दुकान के और घर के आगे एक और नल का नहीं लगने दूंगा। हम बताते हैं कि क्या है ये हैंडपंप गाथा और क्यों मचा गदर। सहारनपुर के बेहट कस्बे में तंग सी गली में ठीक इसी जगह पर एक हैंडपंप हुआ करता था। शिकायत हुई कि आने जाने में दिक्कत होती है, लिहाजा प्रशासन ने हैंडपंप को उखाड़कर जमीन समतल कर दी। नल को लेकर के, पानी को लेकर के, कूड़े कचरे को लेकर के पड़ोसी आपस में भिड़ जाते हैं। लेकिन कभी ऐसा सोचा है कि हैंडपंप को लेकर के सियासी दल आपस में भिड़ जाएंगे? ये भी हुआ है और उत्तर प्रदेश में हुआ है। पश्चिम उत्तर प्रदेश जब भी चुनाव आते हैं तो एक लैबोरेटरी बनती है, चाहे वो धार्मिक एक्सपेरिमेंट हो या जाति के नाम पर एक्सपेरिमेंट हो। लेकिन सहारनपुर में जो घटना हुई है वो बेहद अजीब है अपने आप में। अब यहाँ जो बवाल हुआ है वो एक हैंडपंप को लेकर के हुआ है। वो जो हैंडपंप कई दशकों से यहाँ लगा हुआ था, यहाँ पर हैंडपंप लगा हुआ था जो सील कर दिया गया। अब ये जिनकी दुकान है उन्हें आपत्ति इस बात की हुई कि यहाँ हैंडपंप है तो मेरी दुकान आगे नहीं चलेगी। दुकान अभी ठीक से खुली नहीं है, बन रहा है, अंदर से कपड़े की दुकान यहाँ खुलनी थी। पहली बारिश में ही पानी पानी हुई मुंबई। खुल गई बीएमसी के दावों की पोल। सड़कों पर आया सैलाब। तैरने लगी जिंदगी। बंद हो गई गाड़ियां। थम गई माया नगरी की रफ्तार। पानी में चलती दिखी लोकल। चंद घंटे की बारिश में डूबने लगी मुंबई। अड़तालीस घंटे मुंबई पर भारी है। आसमान से बरस रही आफत जारी है।
ये है बंबई की बारिश तू देख बबुआ। शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और शुरू की तस्वीरों के जरिए ही आपको समझ में आ गया होगा कि इस वक्त मुंबई की स्थिति क्या है। जिन बादलों की बेरुखी पर तपती है दिल्ली, उन्हीं बादलों की बेशुमार मोहब्बतों पर बिलखने लगती है मुंबई। मानसून की पहली ही बरसात ने मुंबई के तंत्र को गटर में बहा दिया। पहली ही बरसात में मुंबई पानी पानी हो गई। पहली ही बरसात में पूरा शहर समंदर में तब्दील हो गया। पहली ही बरसात में सड़कों पर सैलाब उमड़ आया और पहली ही बरसात में ट्रेन के चक्के पानियों पर अड़खेलियां करने लगे। कहा ना, यह है बंबई की बारिश तू देख बबुआ। जिन पटरियों पर मुंबई की लाइफलाइन चलती थी वो डूब गई। जिन सड़कों पर गाड़ियां रफ्तार पकड़ती थी वहां पानी ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। मुंबई की चमचमाती सड़कें तालाब बन गई हैं। डूब गई गाड़ियां, डूब गए बस स्टॉप। मॉनसून की पहली बारिश में मुंबई में त्राहिमाम। मुंबई में मुसीबत वाला मॉनसून आ चुका है। मौसम विभाग ने कल ही बता दिया था कि 9 जून को मुंबई में दक्षिण पश्चिम मानसून आ जाएगा। आईएमडी का अनुमान बिल्कुल सटीक साबित हुआ और सुबह से झमाझम बरसकर बादलों ने मुंबई में अपने आने का ऐलान कर दिया। मुंबई के लिए हर साल मानसून की मेहमान नवाजी भारी पड़ती है। आज भी ऐसा ही हुआ। जल भराव के लिए कुख्यात हिंद माता से फिर वैसी ही तस्वीर आई जैसी हर साल आती है। ये हिंद माता इलाके की सड़क है। सड़क पर इतना पानी भरा है कि आप सड़क को ढूंढ नहीं पाएंगे। मॉनसून ने दस्तक दे दी है। सुबह से ही भारी बारिश का सिलसिला मुंबई के कई इलाकों में शुरू है। मौसम विभाग की तरफ से वार्निंग जारी की गई है कि मुंबई में सबर्बन के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो सकती है और इसीलिए लोगों को ये एडवाइजरी दी गई है कि घर से निकलने के पहले जो अपना रूट है वहां पर ट्रैफिक चेक करें ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। पानी की वजह से वाहनों की रफ्तार रुक गई है। फ्लाईओवर के नीचे की सड़क का हिस्सा देखिए। पानी की वजह से गाड़ियां रुक रुक कर चल रही हैं। पानी की वजह से गाड़ियां ब्रेक डाउन भी हो गई हैं। इस बाइक सवार को देखिए। जिस बाइक पर रफ्तार भरते थे उसे खुद खींचना पड़ रहा है। एक और बाइकर का हाल देखिए। पानी में बाइक ने चलने से इनकार कर दिया। जब बारिश से सड़कें लबालब भरी हों तो सड़कों पर चलना वाकई किसी खतरे से कम नहीं है, चाहे पैदल यात्री हों या दोपहिया वाहन वाले। हिंद माता की दूसरी तस्वीरें देखिए। बस स्टॉप के दोनों ओर का हिस्सा पूरा पानी से भरा हुआ है। आसपास की दुकानों की सीढ़ियां डूब गई हैं। आसपास मौजूद इन लोगों से आपको अंदाजा मिल जाएगा कि पानी कितना भरा है। मुंबई के हिंद माता इलाके के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ऑफिशियली मॉनसून अराइवल मुंबई में हो चुका है और पहले ही दिन काफी ज्यादा बारिश होने की वजह से जो लो लाइंग एरियाज है वहां पर पानी भरता दिख रहा है और ये हिंद माता इलाका है और ऐसे साइन और बाकी के इलाकों में भी पानी भरा है जिससे ट्रैफिक का मूवमेंट है वो काफी स्लो हो गया है। अब जरा मुंबई के सायन का हाल देख लीजिए। यहाँ भी सड़कों पर पानी भरा हुआ है। बारिश झमाझम हो रही है, गाड़ियां डूबी हुई हैं, फिर भी छाता ताने लोग अपने काम पर जा रहे हैं। मुंबई का यही तो स्वभाव है। सायन इलाके की एक और तस्वीर देखिए। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो ये कार पूरी तरह डूब सकती है। डस्टबिन पर बैठा ये बच्चा बता रहा है कि सड़क पर कितना पानी भरा है। यानी बारिश मुश्किल लेकर आया है तो बच्चों को मस्ती के पल भी दे रहा है। सायन की दूसरी तस्वीर देखिए। भारी बारिश की वजह से नाले का ढक्कन खुल गया जिससे पानी के फव्वारे ने सड़क को जलमग्न कर दिया। मुंबई में बारिश सायन, बांद्रा, कुर्ला, चेंबूर, कोलाबा और सांता क्रूज में हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हर साल मुंबई में 10 जून को मानसून आता है, लेकिन इस बार एक दिन पहले आया है और जोरदार तरीके से आया है। विद्या के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। वैसे मुंबई के लिए आफत अभी टली नहीं है। मौसम विभाग ने 48 घंटे का अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन मुंबई पर भारी रहने वाले हैं।
अब आज सुबह अंधेरी सबवे कहा, जहां से सरपट गाड़ियां निकलती थी वो तालाब में तब्दील हो गया। सबवे पानी से लबालब भरा हुआ है, ऊपर से ट्रेन गुजर रही है, लेकिन सबवे बंद है। बीएमसी के लोग बैरिकेड लगाकर लोगों को उधर ना जाने को लेकर सचेत कर रहे हैं। सबवे में पानी की धार ऐसी है मानो किसी डैम से पानी छोड़ा गया हो। भारी बारिश में हर साल अंधेरी सबवे का यही हाल होता है। इस बार भी हालात में कोई सुधार नहीं, सिर्फ दावे किए जाते हैं, लेकिन तस्वीरें नहीं बदलती। हर बार बारिश सारे दावों का काला चिट्ठा बाहर निकाल देती है। अब देखिए मुंबई के सायन में रेल पटरी का हाल। भारी बारिश से पटरी डूब गई है। ट्रैक आपको नजर नहीं आ रहा होगा। सरपट भागने वाली लोकल धीरे धीरे संभल कर आगे बढ़ रही है। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि ट्रेन को किसी नदी में उतार दिया गया हो। पानी को चीरते हुए ट्रेन धीरे धीरे बढ़ रही है, ये बताते हुए कि देखो मुंबई में मानसून की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। पटरी पर कितना पानी है उसका अंदाजा पटरी के पास चल रहे शख्स को देखकर लगा सकते हैं। गर्मी से तपने के बाद देश को हर साल मानसून का इंतजार रहता है, लेकिन मुंबई वालों के लिए ये मौसम मुसीबत लेकर आता है। बेशक लॉकडाउन की कई पाबंदियां ढीली हो चुकी हैं, लेकिन मुंबई की जिंदगी अभी भी रफ्तार नहीं पकड़ी है। कोरोना पाबंदियां हल्की कर सरकार ने रफ्तार भरने की कोशिश की तो आज मॉनसून ने उस पर ब्रेक लगा दिया। मुंबई के चेंबूर से गुजरने वाला ईस्टर्न फ्रीवे पर सुबह करीब 10:30 बजे कुछ ऐसा ही नजारा था। चार लेन में गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी। झमाझम बारिश के बीच गाड़ियां रेंगती नजर आ रही थी। आसमान में काले बादलों ने डेरा जमा रखा था, लिहाजा दिन में भी बगैर हेडलाइट के गाड़ियों को चलाना मुश्किल हो रहा था। मुंबई से गुजरने वाले वेस्टर्न एक्सप्रेसवे का भी हाल कुछ ऐसा ही था। सड़कों पर पानी की वजह से जोगेश्वरी में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया। मुंबई में मॉनसून का पहला दिन और ये हालत है मुंबई की। हल्की फुल्की बरसात हुई नहीं कि मुंबई में लग जाता है ट्रैफिक जाम। इस वक्त हम है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे और यहाँ पर आप देख लीजिए जो रश आवर का जो ट्रैफिक है, क्योंकि अनलॉकिंग शुरू हो गई है। मुंबई में लोग अपने दफ्तरों की तरफ जा रहे हैं और ऐसे में तेज बरसात की वजह से लग गया है ट्रैफिक जाम। रश आवर के ट्रैफिक में इजाफा जरूर हो गया है और यही वजह है कि जो देरी तकरीबन मान लीजिए अगर 1 घंटा किसी को पहले लगता था, वही 1.5-2 घंटा लगेगा। मॉनसून की एंट्री का असर समंदर में भी नजर आया। करीब 11:15 बजे 4 मीटर से भी ऊंची लहरें उठी। हाई टाइड का समय जो होता है वो सबसे ज्यादा तकलीफदायक होता है, क्योंकि हाई टाइड के समय और तेज बरसात जब होती है तो शहर में समुद्र का पानी घुस जाता है। लेकिन अब हाई टाइड खत्म हो गई, लेकिन क्योंकि तेज बरसात मॉनसून ने जैसे ही दस्तक दी तो तेज बरसात के साथ जो रिमझिम बरसात हुई है उसकी वजह से कई इलाकों में पानी का जल जमाव हुआ है। ये देख लीजिए अभी भी हाई टाइड खत्म हो गया है, लेकिन उसके बावजूद लो टाइड शुरू है। लेकिन फिर भी यहाँ मिलन सबवे जैसे लो लाइन एरिया इलाकों में आप देख लीजिए पानी अभी भी जो ऊपरी के इलाके हैं वहां से आ रहा है। और यही वजह है कि जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि मुंबई में लोग जहां पर भी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, एंजॉयमेंट के लिए अपना एक अलग तरीका ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ लोग स्विमिंग करना तैरना सीख रहे हैं। लोग कहते हैं कि सर के ऊपर पानी ऊपर चला जाता है तो तैरना ही पड़ता है। तो यहाँ आप देखिए लोग तैर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पहली बरसात है। सबसे बड़ी बात, अभी बारिश का ये खतरा टला नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मानसून इस बार बहुत अच्छे हैं। जैसे हम बोले थे कि मानसून नॉर्मल रहेगा और इसका एडवांस भी नॉर्मली हो रहा है। 9 तारीख को यूजुअली मुंबई के पास मानसून पहुंचता है और इस साल 9 तारीख को ही मानसून मुंबई में पहुंच गया है। पास्ट 24 आवर्स में मुंबई और कोंकण एरिया और एडजॉइनिंग मध्य महाराष्ट्र एरिया में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हुआ है और आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी रिकॉर्ड किया गया है। हम इसके लिए वार्निंग जारी रखे हैं। अभी नेक्स्ट 5 डेज के लिए आप देखें तो
ये जो मुंबई और एडजनिंग एरिया है वहाँ हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होगा और आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो सकता है। यानी मुंबई वालों के लिए मुश्किलें कम नहीं होने वाली। अगले 2 दिन मुंबई पर भारी है। विद्या के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। बात करते हैं राजस्थान की, जहां 5 साल की अंजलि ने बिना पानी के दम तोड़ दिया। राजस्थान से आई इस खबर ने हमें सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आखिर जिस देश में राजनीति आजादी के बाद से ही बिजली, सड़क और पानी के मुद्दे पर होती आई है, वहां एक बच्ची प्यास से तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। सब जानते हैं कि रेगिस्तान में पानी मिलना मुश्किल होता है, लेकिन यह कहानी भौगोलिक रूप से जल संकट से जूझते एक रेगिस्तान की नहीं। यह कहानी आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे जल संकट की, जैसे ये कैमरा दूर होता जा रहा है पानी के कुएं पर जुटी जनता की भीड़ से। और ये कहानी है राजस्थान के उस राजनीतिक रेगिस्तान की जहां सपने तो सत्ता के लिए कुएं के दिखाए जाते रहे, लेकिन सियासत चुल्लू भर पानी नहीं दे पाती। सत्ता के गुलाबी शहर जयपुर से 400 किलोमीटर दूर जालोर में चुल्लू भर पानी न मिल पाने की विचलित करती हकीकत दिखाती ये तस्वीर है। देखिए इस वीडियो को, इसमें बेसुध पड़ी एक नानी है, बगल में दम तोड़ चुकी 5 साल की नातिन अंजलि जमीन पर पानी की 2 बोतल देखती है। बस यही 2 बूंद पानी वक्त रहते मिल जाता तो जालोर की धरती से पानी की कमी से एक मासूम के प्राण गंवाने की दर्दनाक कहानी हमें ना दिखानी पड़ती। पानी की बूंद के लिए प्यास से मर गई बेटी का वीडियो न पुलिस वालों को बनाना पड़ता। प्यास से तड़पकर 5 साल की अंजलि की सांस उखड़ गई, जिससे अब के 13 साल बाद भी सत्ता की चाहत में राजनीति पानी देने का वादा ही करती। तो जो औरत थी उसका बहुत ही कम बीपी था, 60 सिस्टोलिक बीपी आ रहा था। हमने फटाफट सारी चीज़ें इमरजेंसी उसका ट्रीटमेंट किया और वो वृद्ध महिला बिल्कुल ठीक है, लेकिन बच्ची के अंदर बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो गई और इसे आंसू पहले ही शॉक में जाके अरेस्ट में आ चुकी थी। तो मुझे जो मेरे नज़रिए में जो लगा उसकी डेथ का रीजन यही है कि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया था। मुखी देवी और अंजलि सिरोही के रायपुर से जालोर की डूंगरी के लिए पैदल चली थी। लॉकडाउन था, परिवहन के साधन बंद थे, इसलिए 22 किलोमीटर की सड़क छोड़कर 15 किलोमीटर का वीरान रास्ता चुनना पड़ा। 8 घंटे में नानी और नातिन 7 किलोमीटर पैदल चल चुके थे, लेकिन उन 7 किलोमीटर में पानी की एक बूंद नहीं मिली। मुखी देवी और अंजलि निढाल होकर ऐसे ही गिर गए। कुछ घंटे बाद एक स्थानीय ने देखा, रेस्क्यू को पुलिस आई। बुजुर्ग महिला पानी पाई तो बच गई, लेकिन घंटों तक चुल्लू भर पानी ना पाने के कारण अंजलि की सांसें उखड़ गईं। मैं सोचता हूँ सरकार के लिए इससे बड़ी एक तरह से उसके लिए शर्मनाक बात क्या होगी कि 12 किलोमीटर तक अगर वो महिला चले और उससे कहीं पीने का पानी नहीं मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं वो रास्ता भटकी है, जो मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं इस राजस्थान का ही हूँ, यहाँ समझता हूँ। इस तरह की मौत जो आज हुई है ये हमें हिला देने वाली है। अब हमें मौत के कारण उसकी सच्चाई जांच करनी पड़ेगी, आखिर क्या कारण हुए। चुनाव में वोट मांगते वक्त पानी की नदियां रेगिस्तान में बहा देने का वादा करने वाली राजनीति अब जांच करेगी कि अंजलि ने दम कैसे तोड़ दिया। क्यों ना माने कि अंजलि और उसकी नानी रास्ता नहीं भटकी, बल्कि वो राजनीति ही रास्ता भटकी हुई है, जिसे पानी के लिए किया गया अपना वादा निभाना नहीं आता। जालोर से नरेश विश्नोई के साथ देवांग कुर्बाधावन, जयपुर आज तक। फरीदाबाद में कोरोना संक्रमण के साथ जन्म लेने वाली वीरा कोरोना को मात देने वाली सबसे छोटी और सबसे कम वजन की बच्ची बन गई है। 7.5 महीने में जन्म लेने वाली महज 1290 ग्राम वजन की वीरा वेंटिलेटर और आईसीयू में रहने के बाद 1 महीने में ही कोरोना से जंग जीतने में कामयाब रही।
इस नन्ही सी जान को देश की सबसे छोटी और सबसे कम वजन की कोरोना सर्वाइवर बताया जा रहा है। इसके साहस को देखकर ही इसके माता पिता ने इसका नाम वीरा रखा है। दरअसल वीरा अपने जन्म के समय से ही कोरोना संक्रमित थी। ये संक्रमण वीरा को अपनी मां से मिला था, जिसके चलते 7.5 महीने में ही सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ी। कुल 1290 ग्राम वजन की वीरा को 24 घंटों के बाद ही वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। सब कहते थे कि नहीं, जो ट्रांसफर होता नहीं है, लेकिन जब ये पैदा हुई मुझे 2-3 दिन बाद आईसीयू में चली गई थी। 3-4 दिन बाद मुझे बताया गया कि इसको भी, इनफैक्ट 6-7 दिन बाद मुझे बताया कि इसको कोरोना हो चुका था। मैं पूरी खुश हूँ, बस मैं अपने ठीक होने का वेट करती हूँ कि मैं जल्दी ठीक हूँ, इसको टेक केयर कर पाऊँ उस तरह से जैसे मम्मी लोग करते हैं। वीरा का जन्म 1 मई को हुआ था और 31 मई को डॉक्टर्स ने उसे स्वस्थ होने पर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। इसके लिए तो मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं है। अपनी लाइफ के लिए इतना बड़ा एक वॉरियर है, इतनी बड़ी जंग जीती है, तो इसीलिए हमने नाम भी वीरा रखा है कि बहुत ही बड़ा स्टेप है। हम लोग खुद इस हमारे लिए बहुत ही एक आश्चर्य की और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट है कि हमारी बेटी ने इतनी बड़ी जिंदगी की जंग जीती है और स्वस्थ है एकदम बिल्कुल, और हम लोग बस बहुत ही प्रसन्न है इस बात से। जाहिर है वीरा की ये कहानी डॉक्टरों के भी भरोसे को बढ़ाने का काम कर रही है और मरीजों को भी हौसला दे रही है कि कोरोना को हराना नामुमकिन नहीं है। सचिन गौर, फरीदाबाद, आज तक।